हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं संविधान का वर्गीकरण या सरकार का वर्गीकरण, शासन का वर्गीकरण या राज्यों का वर्गीकरण। अलग अलग नामों से इस टॉपिक को बुलाया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि अरस्तु ने राज्य, शासन और संविधान, इन तीनों को एक ही संदर्भ में प्रयुक्त में लिया है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में लिया है। इसीलिए ये संविधान का वर्गीकरण भी कहलाता है, ये सरकार का वर्गीकरण भी कहलाता है और ये राज्यों का वर्गीकरण भी कहलाता है अरस्तु के दृष्टिकोण में। तो क्या है ये संविधान का वर्गीकरण? इसको जानने से पहले हम अरस्तु की संविधान की परिभाषा को समझते हैं, है ना, क्योंकि ये वर्गीकरण किसका है? संविधान का वर्गीकरण है। तो अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है, शासन क्या है? तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी जो किताब है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स के तीसरे और चौथे स्तवक, स्तवक का मतलब जैसे हमने कहा था वो 8 भागों में विभक्त है, तो तीसरे और चौथे भाग के अंदर संविधान के वर्गीकरण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु का ये जो संविधानों का वर्गीकरण है, ये पूरी अवधारणा तत्कालीन यूनानी इतिहास और यूनान में प्रचलित मान्यताओं से प्रभावित थी। यूनान में किस प्रकार की व्यवस्था उस समय में विद्यमान थी, उन्हीं विद्यमान व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके, हम लोगों ने पढ़ा है ना 158 देशों का उसने या 158 संविधानों का अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो ये तत्कालीन यूनानी व्यवस्था में जो जो संविधान प्रचलित थे, उन्हीं का एक अध्ययन करते हुए अरस्तु ने अपनी इस संविधान और संविधानों के वर्गीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया या प्रस्तुत किया। तो जैसे अभी हमने कहा, इसके इस पूरे विचार या पूरी अवधारणा में उसकी तुलनात्मक पद्धति का विशेष प्रभाव नजर आता है। अब जब हम बात कर रहे हैं संविधान की, तो अरस्तु के अनुसार संविधान है क्या? मोटे तौर पर 3 चीजों का इसमें हम उल्लेख कर सकते हैं। अरस्तु के अनुसार संविधान वह व्यवस्था है जिसके अंदर पदों के वितरण की व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। पद कौन से? जिसके पास शासन की सत्ता है, तो वो पद कहां पर विभक्त है, यह किन लोगों के पास है, ये जो पूरी व्यवस्था है पदों के वितरण की व्यवस्था, ये संविधान के अंदर शामिल है। यानी कि एक ऐसी राज व्यवस्था जिसके अंदर पदों के वितरण का उल्लेख हो, वो संविधान है। ये पहला संदर्भ संविधान का। दूसरा, शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहती है, कहां पर उसका निवास है। जैसे आधुनिक काल में हम कहते हैं ना कि कि प्रभु सत्ता का निवास या तो संसद में होता है, या संविधान में होता है, या न्यायपालिका में होता है। मतलब अलग अलग संस्थाओं में जैसे हम बात करते हैं वर्तमान में संप्रभुता का निवास होता है, उसी तरह से जो संविधान का वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया, तो वो संविधान में ये बताना चाहता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता रहती कहां पर है। एक व्यक्ति के पास रहती है, कुछ व्यक्ति के पास रहती है, या बहुत से लोगों के पास में रहती है ना। तो पदों के वितरण के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है संविधान के संदर्भ में, वो है सर्वोच्च सत्ता का निवास कहां पर है। और तीसरा जो प्रमुख संविधान का अर्थ है, वो ये कि ये जिसको हम राज्य कह रहे हैं या शासन कह रहे हैं या संविधान कह रहे हैं, इस पूरे राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का मतलब ये किसके लिए काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद हम इसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम इतना समझते हैं कि राजनीतिक समुदाय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है या सार्वजनिक स्वार्थों के, सार्वजनिक हित में काम कर रहा है। तो राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य राज्य में सर्वोच्च सत्ता का निवास और राजनीतिक पदों के वितरण की व्यवस्था को जो 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 व्यवस्था रेखांकित करती है, अरस्तु उसी को संविधान के रूप में परिभाषित करता है। या वापिस रिपीट करता हूं, अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है? संविधान वह व्यवस्था है जो किसी राज्य में पदों के वितरण, उसके अंदर सर्वोच्च सत्ता के निवास स्थान और राजनीतिक समुदाय के लक्ष्य को प्रस्तुत करता है। ये 3 संदर्भों में हम अरस्तु के संविधान को परिभाषित कर सकते हैं।
फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि संविधान से जुड़े हुए अरस्तु के प्रमुख विचार क्या हैं, तो पहली बात हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने संविधान को राज्य का आधार बताया। देखो ध्यान से समझना है इसको, कि बिना संविधान के किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। संविधान है इसका मतलब राज्य है, संविधान नहीं है इसका मतलब राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए हम ये बता सकते हैं कि अरस्तु ये कहता है कि संविधान से ही किसी राज्य की शासन प्रणाली का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे हम देखेंगे कि अरस्तु ने बताया कोई राज्य राजतंत्रात्मक है ना, कोई राज्य अधिनायक तंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक है, कोई राज्य जनतंत्रात्मक है। तो ये जनतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक ये क्या है, ये शासन प्रणाली तो है, लेकिन किसकी है, राज्य की है। तो अगर ये शासन प्रणाली नहीं होगी तो राज्य का स्वरूप नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए पहली बात क्या हो रही है कि संविधान जो है वो किसी राज्य की शासन प्रणाली का स्वरूप तय करता है। उसी तरह से संविधान ये भी बताता है कि उस राज्य में सर्वोच्च सत्ता रहती कहां पर है। जैसे अभी हमने अर्थ में भी देखा था, एक व्यक्ति के पास रहती है, कुछ व्यक्ति के पास रहती है, राज्य में बहुत सारे लोग मिलकर उस सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो सर्वोच्च सत्ता के निवास को भी संविधान के द्वारा तय किया जाता है। और तीसरी बात जो जो भी अभी हमने अर्थ में देखा था कि संविधान या शासन या राज्य का लक्ष्य क्या है, क्या वो व्यक्ति कुछ लोगों के व्यक्तिगत हितों की पूर्ति कर रहा है या वो सार्वजनिक हित में काम कर रहा है, ये भी संविधान के द्वारा तय किया जाता है। कहने का मतलब एक राज्य का संक्षिप्त स्वरूप या राज्य का जो सार है वो संविधान में निहित है, और अगर संविधान में बदलाव आता है तो राज्य का स्वरूप भी अपने आप बदल जाता है। इस बात को यहाँ पर याद रखना। यह फिर हम देखेंगे कि कैसे संविधान में बदलाव राज्य के स्वरूप में परिवर्तन उत्पन्न करता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अरस्तु ये मानता है कि संविधान राज्य का एक प्रमुख आधार है। ये पहला विचार जो अरस्तु का था। दूसरा, अरस्तु ये भी कहता है कि संविधान किसी भी राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि होता है। जीवन दृष्टि का मतलब क्या है कि हम किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। तो संविधान भी राज्य के अंदर एक निश्चित लक्ष्य को लेकर क्रियान्वित होता है। लोगों के या वर्गों के समूह को या आम लोगों के जीवन को ध्यान में रखकर संविधान का संचालन किया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग कि संविधान मात्र एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, बल्कि संविधान का अपना एक नैतिक पक्ष भी है। और उसी नैतिक पक्ष से ये बात उभर कर सामने आती है कि नागरिक किस प्रकार का जीवन पाने की कामना करते हैं। क्या वो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति चाहते हैं या वो सार्वजनिक कल्याण के रूप में संगठित होकर काम करना चाहते हैं। नागरिकों के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य क्या हैं, ये सब उस संविधान के माध्यम से झलकते हैं। तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि संविधान जो है वो राज्य यानी कि राजनीतिक समुदाय के जीवन को, उनके मूल्यों को, उनकी मान्यताओं को प्रकट करता है। और जैसे ही संविधान में बदलाव आ जाता है, इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि उस राजनीतिक समुदाय की मूल्यों और मान्यताओं में भी बदलाव आया है। तो ये दूसरा संविधान के संबंध में विचार हम बता सकते हैं। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण बात, अरस्तु के इस संविधान की अवधारणा के अंदर आर्थिक वर्गों का विशेष महत्व है। जैसे किसी भी समाज की संरचना की अगर हम बात करें तो आर्थिक आधार पर हम 3 प्रकार के वर्गों का उल्लेख कर सकते हैं। एक उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। ये 3 आर्थिक आधार पर बने ये 3 वर्ग किसी भी समाज या राज्य का एक अहम हिस्सा होते हैं। जब अरस्तु ने संविधान की परिभाषा बताई और संविधानों का वर्गीकरण किया, तो उस संविधान के अंदर इन आर्थिक वर्गों की भी विशेष भूमिका है। अरस्तु क्या कहता है कि व्यवहार में इन संविधानों का आधार वर्ग ही है। वर्गों के माध्यम से संविधान का स्वरूप निर्धारित होता है, क्योंकि हर संविधान में, अभी हम जितने भी संविधान पढ़ेंगे, हर संविधान में आर्थिक वर्गों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है और वही भूमिका शासन सत्ता को निर्धारित करता है। इसीलिए संविधान के अंदर आर्थिक वर्गों का एक विशेष महत्व
है। ये एक अगली बात हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये तीन बातें अभी हम लोगों ने देखी जो अरस्तु के अनुसार संविधान के विचारों से जुड़ी हुई है। चौथी यदि एक और बात हम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अरस्तु के इस संविधान की अवधारणा में राज्य और सरकार में अंतर किया गया है। देखो यहाँ पर जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो वो राज्य और सरकार में अंतर करता है, लेकिन जब संविधानों के वर्गीकरण की बात करेंगे तब राज्य और सरकारों में अंतर नहीं आएगा। कैसे कि जब वो संविधान की बात करता है अरस्तु, तब क्या कहा गया है कि ये संविधान किसके लिए है? ये राज्य के लिए है। ये संविधान किसका स्वरूप तय कर रहे हैं? राज्य का स्वरूप तय कर रहे हैं। और राज्य क्या है? एक राजनीतिक समुदाय है जिसके अंदर परिवार आता है, ग्राम आता है, नागरिक आता है। ये सब मिलकर परिवार, ग्राम, नागरिक ये सब संगठित होकर राज्य बनते हैं। तो राज्य एक अलग अवधारणा है। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार का मतलब सरकार से तात्पर्य क्या है अरस्तु का? सरकार का मतलब राजनीतिक पदों को धारण करने वाले नागरिकों का समूह। इस अर्थात किन लोगों के पास राज्य के अंदर, जिन लोगों के पास राज्य की सत्ता है, जो लोग राज्य की शासन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग शासन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, वो सरकार है। सभी लोग ये काम नहीं करते हैं, सभी लोगों के पास शासन की सत्ता नहीं होती है। तो राज्य में जिन लोगों के पास ये सत्ता है, जो लोग सरकार सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, वो सरकार बनाते हैं। और उन लोगों को मिलाकर अन्य जितने भी लोग हैं वो सब राजनीतिक समुदाय या राज्य कहलाते हैं। तो संविधान की परिभाषा देते समय अरस्तु ने राज्य और सरकार इन दोनों के अंदर अंतर किया है। फिर एक और बात अगर यहाँ पर हम संविधान से जुड़ी हुई कहें अरस्तु को लेकर, तो अरस्तु संविधान के प्रकारों का भी उल्लेख करता है ना। दो आधार बताता है संविधान के अरस्तु। पहला आधार कि शासन करने वाले लोग कितने हैं। अभी वर्गीकरण में हम इसको फिर देखेंगे। तो एक तो शासकों की संख्या और दूसरा शासन का गुण या शासन का उद्देश्य क्या है। इन दो आधारों पर अरस्तु संविधान के 6 प्रकार बताता है। पहला प्रकार राजतंत्र, दूसरा प्रकार निरंकुश तंत्र, तीसरा प्रकार कुलीन तंत्र, चौथा प्रकार धनिक तंत्र, पांचवा प्रकार संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र, और छठा प्रकार जिसको वो कहता है जनतंत्र या भीड़ तंत्र। ये 6 प्रकार के संविधान अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं अपने संविधान की अवधारणा में। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? किसी भी राज्य में इनमें से कोई भी संविधान स्थायी नहीं रहता। कुछ समय तक वो कार्य करता है और कुछ समय के बाद उसमें अनिवार्यतः परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और उसमें परिवर्तन आने से अपने आप संविधान के राज्य का संविधान बदल जाता है, उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के संविधान जो है वो अरस्तु ने अपने संविधान की अवधारणा में बताए। इन 6 प्रकार के संविधान में कौन सा श्रेष्ठ है? तो अरस्तु ने कहा कि संविधान के 6 प्रारूपों में से 3 शुद्ध प्रारूप हैं और 3 अशुद्ध या विकृत प्रारूप हैं। कहने को तो सभी शुद्ध प्रारूप अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी अगर सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था अगर किसी को माने, सबसे श्रेष्ठ संविधान किसी को माने, तो वो है संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र। क्यों? क्योंकि संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र जो है वो मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण को लेकर चलता है। उसमें न तो ज्यादा जटिलता होती है, न ज्यादा उदारता होती है। वो न किसी एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है और न किसी व्यक्ति विशेष को। ये मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण रखते हुए खुद को अतिवादी नीतियों से बचाता है। इसलिए संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक प्रजातंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तो ये कुल 6 बातें अभी हम लोगों ने संविधान के संदर्भ में देखी जो अरस्तु के द्वारा बताई गई थी। अब यहां पर हम एक और अगली चीज देखते हैं, अगली हेडिंग, कि संविधान का जो वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया है उसका आधार क्या है। देखो इसको अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये वर्गीकरण समझ में आ जाएगा। इस पे कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो हम सबसे पहले क्या बता सकते हैं? अरस्तु ने 2 आधारों पर संविधान का वर्गीकरण, संविधान या सरकार
या राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वो दो आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आधार है संख्यात्मक आधार और दूसरा आधार है गुणात्मक आधार, है ना। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण को दो आधारों पर प्रस्तुत किया, एक है संख्यात्मक आधार और दूसरा है गुणात्मक आधार। अब इन संख्यात्मक और गुणात्मक आधारों का मतलब क्या है, तो इसको अगर हम डिटेल में देखें तो संख्यात्मक आधार का मतलब है कि राज्य के अंदर शासन की सत्ता कितने लोगों के पास है। अगर एक शब्द में कहें, शासकों की संख्या कितनी है, क्या शासक एक है या एक से अधिक है ना। तो शासकों की संख्या, यही संविधान के वर्गीकरण का संख्यात्मक आधार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संख्यात्मक आधार का मतलब यह है कि राज्य के अंदर शासन की सत्ता कितने लोगों के पास है, अर्थात शासकों की संख्या कितनी है, यही संविधानों के वर्गीकरण का संख्यात्मक आधार है। और अगर गुणात्मक आधार की बात हम करें तो गुणात्मक आधार का मतलब है कि शासन का उद्देश्य क्या है। किसी भी राज्य में जो शासन संचालित हो रहा है वो शासन किसके लिए संचालित हो रहा है, शासकों के लिए खुद के लिए या आम लोगों के लिए। तो ये जो शासन का उद्देश्य है इसको हम कहते हैं, ये संविधान के वर्गीकरण का गुणात्मक आधार है ना। तो कितने आधारों की चर्चा करी? दो आधारों की। संविधान का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है अरस्तु ने, एक संख्यात्मक आधार अर्थात शासकों की संख्या और दूसरा गुणात्मक आधार अर्थात शासन का उद्देश्य क्या है। अब इसको और डिटेल में हम देखें गुणात्मक आधार को, तो अरस्तु ये कहता है कि किसी भी संविधान में दो तरह के उद्देश्य हमें नजर में आते हैं। एक, जब शासन चलाने वाले लोग जनता के लिए काम करते हैं, आम लोगों की भलाई या सार्वजनिक हित में काम करते हैं, तो वो शासन का शुद्ध स्वरूप कहलाता है ना। तो उद्देश्यों में पहला उद्देश्य क्या हो गया कि सार्वजनिक हित की पूर्ति। जब शासन सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए चलाया जाता है तो ऐसे संविधान को शुद्ध संविधान कहा जाता है। और इसके विपरीत, अगर शासन करने वाले लोग जनता के हितों को नजरअंदाज करते हुए, सार्वजनिक हित में शासन ना करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करें, तो वो संविधान का विकृत स्वरूप कहलाता है। तो उद्देश्यों के आधार पर दो प्रकार के संविधान है, एक शुद्ध स्वरूप वाले संविधान और दूसरे विकृत स्वरूप वाले संविधान। पूरी बात को मैं एक बार वापस समराइज कर देता हूं। अरस्तु ये कहता है कि संविधान का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, एक संख्यात्मक आधार, दूसरा गुणात्मक आधार। संख्यात्मक आधार का मतलब है कि राज्य के अंदर शासन की सत्ता कितने लोगों के पास है, अर्थात शासकों की संख्या कितनी है। और गुणात्मक आधार का मतलब है कि शासन का उद्देश्य क्या है, किसके हितों को पूर्ति के लिए शासन का संचालन किया जा रहा है। अगर शासन का संचालन आम लोगों के लिए किया जा रहा है तो वो शासन का शुद्ध स्वरूप है, लेकिन अगर शासन का उद्देश्य शासकों के व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति है तो वो संविधान का विकृत स्वरूप कहलाता है। तो ये संविधान का वर्गीकरण का जो आधार है वो इस तरह से अरस्तु ने स्पष्ट किया। इसी आधार पर अरस्तु संविधान का वर्गीकरण करता है। तो अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किस तरह से किया। ये दोनों आधार आप दिमाग में रखना और उसके आधार पर आप देखना कि अरस्तु संविधान का वर्गीकरण कैसे प्रस्तुत करता है। आप लोग ये देखिए, सबसे लेफ्ट में मैंने इस टेबल के अंदर लिखा है शासकों की संख्या, है ना। शासकों की संख्या का मतलब अभी हमने क्या देखा था कि राज्य की सत्ता कितने लोगों के पास में है। तो अरस्तु यहां पर देखो तीन कैटेगरिया बताता है। अरस्तु कहता है कि शासकों की संख्या एक व्यक्ति के पास भी हो सकती है, शासन की सत्ता एक व्यक्ति के पास भी हो सकती है, शासन की सत्ता कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकती है और शासन की सत्ता अनेक व्यक्तियों के पास भी हो सकती है। तो तीन तरह की श्रेणियां हम बता सकते हैं शासकों की संख्या के आधार पर। इसी तरह से शासन के दो उद्देश्य हम बता सकते हैं, एक शुद्ध संविधान और एक दूसरा विकृत संविधान। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो जोड़ने पर क्या 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 स्वरूप हमारे सामने आता है
उसको देखने की, समझने की कोशिश करना। मैं इन दोनों बातों को, दोनों आधारों को मिला रहा हूं। पहला, जब शासक की संख्या एक होती है और जब शासन जनता के हित में किया जाता है तो वो कौन सा संविधान कहलाता है? राजतंत्र। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, स्क्रीन पर नजर रखना, मैं बराबर आपको पॉइंटर से हाईलाइट भी कर रहा हूं। जब शासक की संख्या एक है, यानी कि जब राज्य के अंदर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो लोगों के हित में काम कर रहा है, यानी कि शासन का शुद्ध स्वरूप है, तो वो कौन सा संविधान कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। लेकिन अगर शासक की एक ही है और वो लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, खुद के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, तो वो कौन सा शासन कहलाएगा? वो निरंकुश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति शासक है, शुद्ध रूप में शासन कर रहा है, तो वो संविधान राजतंत्र कहलाता है। एक व्यक्ति शासक है, व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा है, तो वो निरंकुश तंत्र वाला संविधान कहलाता है। इसी तरह से जब शासन की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, एक वर्ग विशेष के हाथ में होती है जो कि कुछ लोग ही हैं, और जब वो कुछ लोग जनता के हित में शुद्ध स्वरूप में काम करते हैं तो उसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। लेकिन जब शासन की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है और वो जनता के हितों की अनदेखी करते हुए अपने वर्गीय हितों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, मतलब जिस वर्ग के हाथ में सत्ता है, जब उसी वर्ग को लाभ देने के लिए काम किया जाता है तो वो विकृत स्वरूप बन जाता है और ऐसे संविधान को धनिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा जो श्रेणी अरस्तु बताता है वो है शासन की सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में भी हो सकती है। अनेक व्यक्ति मतलब न तो एक है न कुछ है, राज्य के अंदर निवास करने वाले बहुत सारे लोग, और जब ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ में शासन की सत्ता होती है और जब वो बहुत सारे लोग आम लोगों के सार्वजनिक हित में काम करते हैं, तो अरस्तु कहता है ये संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र है, जिसको इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा है अरस्तु यहाँ पे, पॉलिटी यानी कि संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र की बात कर रहा है, जिसको उसने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहा है। तो जब अनेक व्यक्ति शासन की सत्ता का प्रयोग करते हैं या जब शासकों की संख्या अनेक व्यक्ति होती है और वो जनहित में काम करते हैं, तो उसको हम उसको अरस्तु के अनुसार संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र कहा जाता है। लेकिन जब ये अनेक व्यक्ति विकृत स्वरूप में काम करते हैं, यानी कि आम या सार्वजनिक हित की अनदेखी करके केवल एक वर्गीय हित को ध्यान में रखते हैं, तब ये संविधान का स्वरूप विकृत होकर भीड़ तंत्र या लोकतंत्र बन जाता है। तो आप क्या देख सकते हो, मैं अब अलग दृष्टिकोण से इस पूरी टेबल को बता रहा हूं। शासकों की संख्या तीन तरह से विभाजित की जाती है, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, और इन्हीं संख्या के आधार पर शासन के तीन शुद्ध स्वरूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र। और शासकों की इन्हीं संख्या के आधार पर शासन के तीन विकृत स्वरूप बता सकते हैं, निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र। तो आप लोग देख सकते हो कि अरस्तु के ये जो संविधान का वर्गीकरण है, इसमें केवल एक आधार को महत्व नहीं दिया गया है, केवल शासकों की संख्या के आधार पर ये 6 संविधान नहीं बता सकते हैं। संविधान के ये 6 प्रकार इन दोनों आधारों का मिलाजुला स्वरूप है, मतलब हम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य, इन दोनों आधारों पर हम संविधान का वर्गीकरण कर सकते हैं। पेन ड्राइव। तो ये संविधान के 6 वर्गीकरण जो अरस्तु ने बताए हैं। इन 6 वर्गीकरण के आधार पर क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती है? यदि हम संविधान के वर्गीकरण की विशेषता देखें तो सबसे पहली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसके अंदर उद्देश्य का महत्व है। किसके अंदर? संविधान के वर्गीकरण में उद्देश्य का महत्व है। उद्देश्य किसका? शासन का। क्योंकि अगर शासन का उद्देश्य सही है तो उसको हम श्रेष्ठ शासन बता सकते हैं। अभी आपने देखा 2 प्रकार, गुण के आधार पर 2 प्रकार के संविधान हैं, एक शुद्ध, एक विकृत। शुद्ध मतलब अच्छा संविधान, विकृत मतलब खराब संविधान। तो अच्छा किस आधार पर है?
क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। और उद्देश्य क्या है कि वो सामान्य हित में शासन कर रहा है। हम एक क्या कह सकते हैं, सामान्य हित की पूर्ति करना एक लक्ष्य है, टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान एक साधन है ना। तो अगर संविधान शुद्ध है, इसका मतलब उद्देश्य अच्छा है। संविधान विकृत है, इसका मतलब शासन का उद्देश्य खराब है। तो उद्देश्यों का महत्व है इस पूरे संविधान के वर्गीकरण की अवधारणा में। दूसरी विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि अरस्तु के इन सभी संविधानों में आर्थिक पक्ष का भी एक विशेष जुड़ाव है। जैसे हम उल्टा चलते हैं, जब अनेक व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता होती है और वो विकृत स्वरूप वाला शासन होता है, तो उसको अरस्तु भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहता है। या ये अनेक व्यक्ति कौन से वर्ग से होते हैं, समाज के निम्न वर्ग, आर्थिक आधार पर जो निम्न वर्ग है, उस निम्न वर्ग के लोग होते हैं ये अनेक व्यक्ति। अब इसी तरह से जब अनेक व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता होती है और वो जनता के या सामान्य हित में काम करते हैं, तो वो संयुक्त प्रजातंत्र है। तो ये संयुक्त प्रजातंत्र में अनेक व्यक्ति कौन से वर्ग के हैं, ये समाज के मध्यम वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग यानी कि आर्थिक आधार पर मध्यम वर्ग। इसी तरह से जब शासन की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, लेकिन वो अपने भलाई के लिए काम करते हैं, सार्वजनिक हित की उपेक्षा करते हैं, तो ये कुछ लोग कौन हैं, ये कुछ लोग समाज का उच्च वर्ग है, जिनके जो धनाढ्य वर्ग हैं, इसीलिए इसको धनिक तंत्र कहा गया है। इसी तरह से जब ये कुछ लोग सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं, तो ये कुछ लोग कौन है, ये उसी धनाढ्य वर्ग के लोग हैं। कहने का मतलब धनिक तंत्र ले लो, कुलीन तंत्र ले लो, भीड़ तंत्र ले लो, संयुक्त प्रजातंत्र ले लो, इसके अंदर समाज के उच्च वर्ग के लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का और निम्न वर्ग के लोगों का विशेष योगदान है। इन्हीं के द्वारा शासन की सत्ता का संचालन किया जा रहा है। यही लोग शासन की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक तरह से हम क्या बता सकते हैं कि अरस्तु के इस पूरे वर्गीकरण के अंदर, संविधान के इस पूरे वर्गीकरण के अंदर आर्थिक पक्ष या आर्थिक वर्गों का एक विशेष महत्व है, विशेष योगदान है। तीसरा, अब इसको और बड़ा ध्यान से समझना, इस पूरे वर्गीकरण के अंदर अरस्तु ये कहता है कि कोई भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अरस्तु का मानना था कि कोई भी संविधान स्थायी नहीं है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत के अंदर अभी राजतंत्र चल रहा है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र क्या है, एक संविधान है। तो ये राजतंत्र बराबर चलता नहीं रहेगा, इसमें बदलाव आएगा, और बदलाव आने के बाद दूसरी व्यवस्था स्थापित होगी, दूसरा संविधान स्थापित होगा, वो भी स्थायी नहीं रहेगा, उसमें भी बदलाव आएगा, और फिर तीसरा संविधान स्थापित होगा। ऐसे करके 6 संविधान एक निश्चित क्रम के अंदर चलेंगे, और छठा संविधान जब आएगा तब वो भी स्थापित नहीं होगा, पुनः कुछ समय बाद पहला संविधान स्थापित हो जाएगा। कैसे, इसके लिए हम समझते हैं कि अरस्तु ने परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, संविधानों में परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को स्थापित किया। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे साइकिल का पहिया चलता है ना, साइकिल का पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो एक चक्र है। उसी तरह से संविधान भी, संविधानों का वर्गीकरण भी एक चक्र है जो बराबर घूमता रहता है। किस रूप में, तो अरस्तु ये कहता है किसी भी राज्य में सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना होती है। राजतंत्र में, इसको राजतंत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शासकों की संख्या एक है, एक व्यक्ति के पास शासन की सत्ता है, और वो शासन की सत्ता सार्वजनिक हित में प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए ये शासन का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि राजतंत्र है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, अरस्तु ये कहता है कि धीरे धीरे वो एक व्यक्ति निरंकुश होने लगता है, क्योंकि शासन की सारी सत्ता उसके पास में है, सर्वोच्च निर्णायक वही है। तो पहले तो वो सार्वजनिक हित में काम कर रहा है, इसलिए वो राजतंत्र है, लेकिन धीरे धीरे जब वो निरंकुश हो जाता है, तब वो लोगों के हितों की तरफ ध्यान नहीं रखता है, वो केवल अपने हितों का ध्यान रखता है। इसीलिए ये राजतंत्र किसमें बदल रहा है, ये निरंकुश तंत्र के अंदर बदल रहा है। तो देखो, अब निरंकुश तंत्र में भी शासक कितने हैं, वही एक व्यक्ति, लेकिन शासन का उद्देश्य बदल गया। अब उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक हित का कल्याण न करके शासक का खुद का कल्याण करना। इसीलिए राजतंत्र में ये परिवर्तन हुआ,
इस परिवर्तन को अरस्तु क्रांति कहता है ना। हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे क्रांति का मतलब क्या है। एक शॉर्ट संक्षेप में हम यहाँ समझ लेते हैं। संविधान में बदलाव क्रांति है, संविधान में परिवर्तन क्रांति है। तो राजतंत्र में क्रांति हुई तो क्या आया, निरंकुश तंत्र आया। सबसे पहले राजतंत्र स्थापित हुआ जो सार्वजनिक हित में काम कर रहा है। राजतंत्र में क्रांति हुई तो निरंकुश तंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश तंत्र में शासक कितने हैं, एक, और किसके लिए काम कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये संविधान का विकृत स्वरूप है। अब अरस्तु क्या कहता है कि निरंकुश तंत्र भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है, क्योंकि लोगों के ऊपर जब इस शासक का अत्याचार, शोषण, दमन बढ़ता है तो समाज का एक वर्ग, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, समाज का एक संभ्रांत वर्ग, उच्च वर्ग आगे आता है और वो इस निरंकुश शासक के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए क्रांति करता है और शासन की सत्ता अपने हाथ में लेता है। तो एक नए प्रकार के संविधान का उदय होता है और वो कहलाता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र किसके बाद आया, निरंकुश तंत्र के बाद आया। कुलीन तंत्र में शासक को कितने हैं, कुछ लोग, और वो कुछ लोग कौन है, आर्थिक आधार पर धनाढ्य संपन्न वर्ग के लोग। और ये कुछ लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सार्वजनिक हित में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये शासन का शुद्ध स्वरूप है। अरस्तु इसको कुलीन तंत्र कहता है। लेकिन ये संविधान का ये स्वरूप भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे जब ये कुछ लोग लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे इनमें वर्गीय लाभ की कामना जागृत होती है। क्या क्या बात आती है इनके मन में कि शासन की सत्ता का प्रयोग हम अपने धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए करेंगे। तो कुलीन तंत्र में फिर क्रांति होती है और फिर एक नया संविधान स्थापित होता है जिसको अरस्तु कहता है ये धनिक तंत्र है। धनिक तंत्र के अंदर भी शासन की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है, वो कुछ लोग समाज का संपन्न और धनाढ्य वर्ग है, लेकिन अब यहां पर सार्वजनिक हित के लिए काम नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर उसी धनाढ्य वर्ग के हितों की पूर्ति का काम हो रहा है, इसलिए ये संविधान का विकृत स्वरूप है। तो आप देखो, राजतंत्र में क्रांति हुई तो निरंकुश तंत्र आया, निरंकुश तंत्र में क्रांति हुई तो कुलीन तंत्र आया, कुलीन तंत्र में क्रांति हुई तो धनिक तंत्र आया। अरस्तु क्या कहता है, किसी भी राज्य के अंदर धनिक तंत्र भी स्थायी रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि धनिक तंत्र में एक वर्ग को, जो संपन्न वर्ग है, उसी को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए समाज का जो एक बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग इस धनिक तंत्र के विरुद्ध क्रांति करता है और एक नए संविधान की स्थापना होती है जिसको संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र कहा जाता है। इसमें शासन की सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में होती है। देखो, ये जो दो शासन थे, इसमें एक व्यक्ति के हाथ में शासन की सत्ता है। ये जो दो अलग अगले संविधान है, इसमें कुछ लोगों के पास शासन की सत्ता है। लेकिन अब पांचवा जो प्रकार स्थापित हो रहा है संविधान का, उसमें शासकों की संख्या अनेक व्यक्ति है। अनेक व्यक्ति जो कि मध्यम वर्ग के हैं, है ना, आर्थिक आधार पर जो मध्यम वर्ग हैं, उन मध्यम वर्गों के पास, उस मध्यम वर्ग के पास इस संयुक्त प्रजातंत्र में शासन की सत्ता होती है और ये मध्यम वर्ग सार्वजनिक हित में काम करता है। लेकिन फिर वापस इस मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रणाली के अंदर दोष उत्पन्न होते हैं। तो समाज का जो एक निर्धन वर्ग है, वो निर्धन वर्ग अपनी अबुद्धि के तहत, या हम ये कह सकते हैं कि वो निर्धन वर्ग अपनी उपेक्षा के तहत संयुक्त प्रजातंत्र के अंदर क्रांति करता है और वो खुद को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान के एक नए स्वरूप को स्थापित करता है जिसको भीड़ तंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। तो राजतंत्र से जो व्यवस्था स्थापित हुई वो निरंकुश तंत्र में बदली। निरंकुश तंत्र का संविधान परिवर्तित होकर कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र में क्रांति हुई, धनिक तंत्र आया। धनिक तंत्र में क्रांति हुई, संयत प्रजातंत्र आया। संयत प्रजातंत्र में क्रांति हुई तो अगला संविधान का प्रारूप जो आया वो है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र में अनेक लोगों का शासन है, शासकों की संख्या अनेक है, जो कि समाज का निर्धन वर्ग है ना, और ये आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। इसमें इसी निर्धन वर्ग की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उच्च वर्गों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ना। तो
जब निर्धन वर्ग के शासन में या भीड़ तंत्र के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब उसमें से समाज के अंदर से एक व्यक्ति आगे आता है, और जब एक व्यक्ति आगे आता है तो वापस किसकी स्थापना हो रही है? अरस्तु कह रहा है कि राजतंत्र की स्थापना हो रही है। तो भीड़ तंत्र वापस किसमें बदला? राजतंत्र में बदला। फिर राजतंत्र उसी तरह से शुद्ध स्वरूप में काम करेगा, विकृति आएगी, क्रांति होगी, नया संविधान निरंकुश तंत्र आएगा, निरंकुश तंत्र में फिर क्रांति होगी, कुलीन तंत्र आएगा, फिर धनिक तंत्र आएगा, फिर संयत प्रजातंत्र आएगा, भीड़ तंत्र आएगा, फिर राजतंत्र आएगा। तो जैसे अभी मैंने कहा था, जब साइकिल का पहिया लगातार चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसी प्रकार संविधानों का ये क्रम भी इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। अरस्तु ये कहता है कि शासन का या संविधान का कोई भी प्रकार स्थायी या स्थिर नहीं है, संविधान का ये चक्रीय क्रम लगातार चलता रहता है। तो ये संविधान के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो एक चीज और हम समझने की कोशिश करते हैं। ये संविधान में परिवर्तन का अर्थ एक संविधान से दूसरे संविधान में बदलाव आना। जैसे अभी आप लोगों ने क्या देखा, राजतंत्र किस में बदला? राजतंत्र बदला है निरंकुश तंत्र में। निरंकुश तंत्र किस में बदला? कुलीन तंत्र के अंदर बदला। और कुलीन तंत्र किसके अंदर बदला? धनिक तंत्र के अंदर बदला। धनिक तंत्र संयत प्रजातंत्र में बदला, और संयत प्रजातंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में बदला, और भीड़ तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र आया। तो ये सब क्या है? ये संविधान में परिवर्तन है, और इसी संविधान में परिवर्तन के कारण पूरा शासन या सरकार का जो स्वरूप है वो पूरा स्वरूप परिवर्तित होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर अरस्तु के इस वर्गीकरण के अंदर बता सकते हैं, है ना। एक और संदर्भ में हम यहाँ पर इस चीज की चर्चा कर सकते हैं। परिवर्तन का अर्थ है कि यहाँ पर पदों का वितरण भी परिवर्तित हो रहा है। पदों के वितरण, या जिसको हम उच्चाधिकारी कह रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति उच्चाधिकारी है राजतंत्र और निरंकुश तंत्र में, यहाँ पर कुछ व्यक्ति उच्चाधिकारी हैं और यहाँ पर अनेक व्यक्ति उच्चाधिकारी हैं। यानी कि शासकों की संख्या परिवर्तित हो रही है, शासकों का स्वरूप, उनकी प्रकृति परिवर्तित हो रही है, और उसी कारण शासन का उद्देश्य भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये पूरा परिवर्तन का अर्थ जो हम इस शासन के या संविधान के वर्गीकरण में समझ सकते हैं। अंतिम बात अगर ये करें कि अरस्तु ने संविधान का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो सही है या गलत, इसकी आलोचना किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो पहली आलोचना हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अरस्तु ने कहा संविधान, सरकार या राज्य, ये तीन अलग अलग अवधारणाएं हम लोग ले सकते हैं, है ना। इन तीनों में अंतर है, लेकिन अरस्तु ने संविधान और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। जबकि वास्तव में संविधान क्या है? हम लोग संविधान की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो संविधान का मतलब है किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो ऐसे लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह जो किसी भी राज्य की व्यवस्था को निर्धारित करने में, उसको संचालित करने में, उसको नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। और राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, निर्मित करने के लिए जो संस्था होती है वो सरकार होती है। तो संविधान एक अलग अवधारणा है और सरकार एक अलग अवधारणा है, और राज्य तो इन दोनों से अलग है। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा? ये वर्गीकरण किसका है? ये संविधान का वर्गीकरण है या ये सरकार का वर्गीकरण है? अरस्तु एक ही अर्थ में संविधान और सरकार को लेता है, जबकि इन दोनों के अर्थ, इनकी मान्यताएं, इनके स्वरूप सब अलग अलग हैं। तो वर्तमान में हम अरस्तु के इस मंतव्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये तीनों एक ही हैं। वास्तव में इन तीनों में व्यापक अंतर बता सकते हैं। इसी तरह से कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु के इस संविधान के वर्गीकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक अस्पष्ट विवरण हमारे सामने रखता है। अस्पष्ट विवरण का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अरस्तु ने अपने इन सभी 6 प्रकार के संविधान के अंदर क्या बताया? शासकों की संख्या कितनी होगी,
शासन का उद्देश्य या शासन का गुण क्या होगा, और इसके अंदर कौन से संविधान में किस प्रकार के आर्थिक वर्ग की क्या भूमिका होगी, है ना। तो ये बात तो अरस्तु ने बताई, लेकिन उसके लिए वो एक निश्चित संविधान में निश्चित बात प्रस्तुत करता है। जैसे वो धनिक तंत्र और कुलीन तंत्र में ही धनिक वर्ग की या धनाढ्य वर्ग की भूमिका को रेखांकित करता है, वो संयत प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र में उनकी भूमिका को निर्धारित नहीं करता। इसी तरह से वो कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र के अंदर धनाढ्य वर्ग की भूमिका तो बताता है, लेकिन उसमें वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के स्वरूप को, उसकी प्रकृति को, उसकी भूमिका को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत नहीं करता। होना क्या चाहिए कि जितने संविधान बताए जा रहे हैं उनके अंदर एक सुनिश्चित सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन ऐसी सुनिश्चितता इस पूरे वर्गीकरण में हमें कहीं पर नजर नहीं आती है। तो ये दूसरी आलोचना, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में अस्पष्ट विवरण नजर आता है। तीसरी बात, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु का ये संविधानों का वर्गीकरण अनैतिहासिक है। अनैतिहासिक मतलब जिसका इतिहास में उल्लेख नजर नहीं आता है, या अरस्तु जो स्वरूप परिवर्तन का हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अभी आपको मैंने पूरा चक्रीय सिद्धांत बताया था। अरस्तु क्या कहता है, हर राज्य के अंदर पहले राजतंत्र आता है, उसके बाद निरंकुश तंत्र आता है, उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र। ये एक निश्चित क्रम है। क्रम का मतलब आपको पता है ना, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ये क्रमबद्धता है। तो इसी प्रकार की क्रमबद्धता अरस्तु ने संविधानों के परिवर्तन में भी बताई कि राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र ही आता है, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र ही आता है, और पूरे इतिहास में इसी प्रकार से राज्यों या संविधानों का परिवर्तन हुआ है, ऐसा अरस्तु ने कहा। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं, यदि हम पूरे विश्व के अंदर नजर डालें तो विश्व के अंदर संविधानों का परिवर्तन उस स्वरूप में नजर नहीं आता है जिस स्वरूप में अरस्तु ने बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत के अंदर क्या क्या नजर आता है कि हमारे यहाँ पर पूरे भारत में अलग अलग प्रकार से शासन व्यवस्थाएं रही हैं, राजतंत्र भी रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदला, है ना। हमारे यहाँ पर सामंती व्यवस्था भी रही है, ठीक है, लेकिन कुलीन तंत्र उस रूप में विद्यमान नहीं रहा है जिस रूप में अरस्तु ने बताया, और धनिक तंत्र भी उस रूप में विद्यमान नहीं रहा है ना। और उसके बाद बीच में हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। तो राजतंत्र और सामंती व्यवस्था के बाद से हम लोग सीधे आजादी के बाद लोकतंत्र में हमने प्रवेश किया। तो अगर भारत के ही एग्जाम्पल से हम देखें तो ये जो परिवर्तन का जो क्रम है, ये क्रम हमें नजर नहीं आता है भारत के अंदर। और इसी तरह से यदि हम विश्व के देशों के अंदर देखें, विश्व के राज्यों में देखें, तो परिवर्तन का ऐसा कोई प्रमाण जो कि चक्रीय परिवर्तन अरस्तु ने बताया, ऐसा प्रमाण हमें विश्व समुदाय में नजर नहीं आता। यहां तक कि स्वयं यूनान में जिन यूनानी नगर राज्यों से प्रेरित होकर अरस्तु ने ये वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत करी, स्वयं यूनान के कई राज्यों में इस प्रकार का चक्रीय परिवर्तन क्रमबद्ध रूप में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आलोचक क्या कहते हैं कि ये एक अनैतिहासिक व्यवस्था है, अनैतिहासिक परिवर्तन है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु का ये संविधानों का वर्गीकरण उसका मौलिक सिद्धांत नहीं है। मौलिक किसको बोलते हैं, जो खुद का विचार हो, जिस विचार को हमने खुद ने उत्पन्न किया हो अपने मस्तिष्क में। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु के पहले बहुत सारे यूनानी विचारकों ने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें हेरोडोटस का नाम ले सकते हैं, सुकरात का नाम ले सकते हैं, प्लेटो का नाम ले सकते हैं। यहां तक कि प्लेटो की एक फेमस पुस्तक है स्टेटसमैन, उस स्टेटसमैन के अंदर भी प्लेटो ने इसी प्रकार 6 संविधानों का उल्लेख किया था। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु का मौलिक विचार नहीं है, बल्कि उसने अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों का अनुकरण किया और उसमें कुछ संशोधनों के साथ अपनी पुस्तक के अंदर उन संविधान के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। तो मौलिकता की कमी भी आलोचक इस व्यवस्था के अंदर बताते हैं। पांचवा जो आलोचना की जाती है वो है प्रजातंत्र को लेकर। आप लोगों ने देखा था अरस्तु क्या कहता है कि हर संविधान में कमियां उत्पन्न होती है, हर संविधान में क्रांति होती है, और फिर
नया संविधान उत्पन्न होता है। धनिक तंत्र में क्रांति हुई तो संयत प्रजातंत्र आया। संयत प्रजातंत्र तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि अभी वर्तमान में जिसको हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कह रहे हैं वो संयत प्रजातंत्र से मिलता जुलता है। अरस्तु कहता है उसमें भी दोष उत्पन्न होते हैं, क्रांति होती है और भीड़ तंत्र आता है। भीड़ तंत्र भी कुछ हद तक प्रजातंत्र से मिलता जुलता है, वर्तमान प्रजातंत्र से, लेकिन उसमें भी अनिवार्यतः क्रांति होती है और राजतंत्र आता है। कहने का मतलब अरस्तु ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो वर्तमान में विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में मानी जाती है, जिसमें लोगों की अधिकाधिक सहभागिता रहती है, जिसका अपना कोई विकल्प नहीं है ना, वर्तमान आधुनिक काल के अंदर ऐसी श्रेष्ठ और विकल्पहीन प्रणाली की निंदा अरस्तु के द्वारा की गई है और उसका विकल्प राजतंत्र बताया गया है ना। तो ये जो विचार अरस्तु का है, आलोचक कहते हैं कि प्रजातंत्र का कोई विकल्प नहीं है, भले ही प्रजातंत्र के अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन इससे बेहतर शासन प्रणाली कोई नहीं है। इसलिए अरस्तु इसको बदलाव का, इसमें परिवर्तन का जो विचार प्रस्तुत करता है वो निंदनीय है या आलोचना का पात्र है। इसी तरह से कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु का ये संविधानों का जो वर्गीकरण का विचार है ये वर्तमान में अव्यावहारिक है, वर्तमान में इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि अरस्तु क्या कहता है कि संविधान का ये चक्र तो निरंतर चलता रहता है, इसका मतलब वर्तमान में ये संविधान की व्यवस्था विश्व में कहीं ना कहीं चलती रहनी चाहिए। लेकिन आप आज देखो विश्व में कहीं भी धनिक तंत्र नहीं है, कुलीन तंत्र नहीं है ना, या भीड़ तंत्र नहीं है, निरंकुश तंत्र उस तरह से नहीं है, या राजतंत्र उस तरह से नहीं है जिस तरह से अरस्तु ने परिभाषित किया। तो कुछ संविधान है ही नहीं अभी वर्तमान के अंदर। तो जब वो संविधान वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है तो कैसे हम उस व्यवस्था को वर्तमान में स्वीकार करने के लिए मान लें या अपना लें। इसी तरह से वर्तमान में कुछ शासन की प्रणालियां हैं, अरस्तु इसको शासन की वर्गीकरण भी कहता है ना। तो वर्तमान में कुछ शासन की प्रणालियां हैं जो अरस्तु के इस वर्गीकरण में नजर नहीं आती, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये अरस्तु के इस वर्गीकरण में नजर नहीं आती है। तो वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान संदर्भ में, पहली बात अरस्तु की कुछ व्यवस्थाएं प्रचलित नहीं है, और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं प्रचलित है वो अरस्तु के संविधान में वर्गीकरण में हमें नजर नहीं आती है। तो ऐसे स्थिति में हम संविधान, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण को कैसे व्यवहारिक तौर पर स्वीकारें, ये संभव नहीं है ना। और वर्तमान में हम ये भी देखें कि अरस्तु ने परिवर्तन का जो स्वरूप बताया है वो स्वरूप भी वर्तमान में उसी रूप में निर्धारित होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये कुछ और एक और महत्वपूर्ण आलोचना जो अरस्तु के बारे में कही गई है। कुछ और आलोचनाओं पर यदि हम नजर डालें, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डनिंग। डनिंग ने क्या आरोप लगाया है कि अरस्तु का ये पूरा संविधान का वर्गीकरण निश्चित सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। अगर हम कोई बात कहने जा रहे हैं और अगर उसके पीछे कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट छिपा हो, एक निश्चित सिद्धांत छिपा हो, तो हमारी विचारधारा, हमारा विचार प्रामाणिक बन जाता है। आलोचक या विशेषकर डनिंग जैसे आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु के इस संविधान के वर्गीकरण के पीछे कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरी बात, गार्नर ने ये कहा है, एक विद्वान और हुए हैं राजनीति विज्ञान में, गार्नर ने ये कहा है कि अरस्तु का ये संविधानों का वर्गीकरण अवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अरस्तु ने मन से ये तय कर लिया कि शासक की संख्या और शासन का उद्देश्य, इन दो आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण होता है, इसके अलावा वो अन्य आधारों की उपेक्षा करता है। तो एक तरह से ये अवैज्ञानिक मान्यता है। तो ये एक और गार्नर की अपनी अलग आलोचना, उसका अपना अलग महत्व। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं वॉन महल। वॉन महल क्या कहते हैं कि अरस्तु के इस पूरे वर्गीकरण के अंदर संख्या को, शासकों की संख्या को प्रधानता दी गई है और सीमित मात्रा में शासन के उद्देश्य को भी प्रधानता दी गई है, अन्य कारकों की इसमें पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। तो ये एक और आलोचना। एक और आलोचना, कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि अरस्तु ने भले ही संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ बताया, लेकिन वो कुछ अर्थों में राजतंत्र को भी अच्छा मानता है, तभी इस भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र का विकल्प वो राजतंत्र के रूप में स्थापित करता है। लेकिन
राजतंत्र का जो चित्रण अरस्तु ने किया वो काल्पनिक चित्रण है। आलोचक क्या कहते हैं, एक यूनानी नगर राज्य था मैकेडोनिया, और मैकेडोनिया के राजतंत्र से प्रभावित होकर अरस्तु ने यह धारणा बना ली कि राजतंत्र बहुत अच्छा होता है जहां एक व्यक्ति अच्छी तरीके से शासन करता है। तो केवल मैकेडोनिया को आधार बनाकर राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन नहीं बताया जा सकता, ऐसी भी आलोचना जो है वो आलोचकों के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो हम अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से अरस्तु ने संविधानों का एक वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उस वर्गीकरण में बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं, कुछ यथार्थवादी आलोचनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अरस्तु के इस वर्गीकरण में शासन के जिस उद्देश्य को रेखांकित किया गया है, आपने देखा है कि 6 प्रकार के संविधान हैं, उसमें से 3 शुद्ध संविधान हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयुक्त प्रजातंत्र। ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि ये तीनों सार्वजनिक हित में काम करने वाली व्यवस्थाएं हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि अरस्तु के इस वर्गीकरण में ये एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है कि वही शासन श्रेष्ठ है, वही शासन शुद्ध है जो सार्वजनिक हित में कार्य करता है, और जो व्यक्तिगत हित में काम किया जाता है ऐसी व्यवस्थाओं को विकृत शासन प्रणालियां कहते हैं, जैसा कि अरस्तु ने निरंकुश तंत्र को, धनिक तंत्र को या भीड़ तंत्र को बताया। तो ये पूरा हमारा एक टॉपिक हुआ अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण।